अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया की। हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी रूहानी और जो एक कहा जाता है कि जज्बाती वाबस्तगी है, वो कुछ सालों पर नहीं बल्कि कई सदियों पर मुहित है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए आज रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की जो एक मुफाहमती याददाश्त है, उस पर इन दोनों ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं। नाज़रीन, ये जो अहम पेशरफ्त है, ये सऊदी अरब के जो नायब वज़ीर दाखिला हैं, उनके दौरे पाकिस्तान के दौरान सामने आई है। इस पर हम बात कर रहे होंगे प्रोग्राम में। आगे चलकर भी कुछ और चीज़ें भी हैं जो आज के प्रोग्राम में हमें आपसे डिस्कस करनी है, शेयर करनी है। प्रोग्राम में पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपसे कुछ ही देर में दोबारा मिलेंगे। डार्लिंग, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इफ्तिखार ओ इफ्तिखार, मुझको जरा तू आके मिल। दर्जी ने ईद पे कपड़े टाइम पे दे दिए थे। हाँ, ये पहले रोजे मिल गए थे। हैं? बचपन बचपन होता हाँ, है। ये जो सेवइयाँ होती हैं, जी जी। ये आप खुद पकाते हो या कुक पकाता है? डार्लिंग, एक्टिंग तो आम लाइफ में हम करते ही रहते हैं। मैं ना जमदी डोलावे, मैं ना जमदी। खुशियां दी ईद होई, लाई रौनक पीटीवी, आए मुंह ते फिर हासे, डार्लिंग दी दीद होई। मुझे तो ये कोई दूध वाला लग रहा है, दूध बेचने आया यहाँ। ना अगर हर कोई हमारे पैसे खाना शुरू हो गया तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। आपसे मिलने के लिए आपका नौकरानी आया है। अरे बाबा, तो तुम मुंशी हैं? नहीं, मैं अकाउंटेंट हूँ। ये टेंट वाला क्या खाक हिसाब किताब करेगा? अब सीमा मैडम यहाँ नहीं आएगी ऑफिस बाबा। इतने अरसे से आके उसने सिर्फ नुकसान ही दिया ना बाबा, कौन सा कारोबार चला सके? क्या एक ही बीबी के साथ क्या अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करेगा? जी, आपको कोई तकलीफ? 8 लाख वो, 15 लाख रुपए का बोनस और बाकी 10-12 लाख रुपए का बाबा बिल। सर, अभी तो रॉ मटेरियल और डब्बे के सप्लायर को भी ना उधार लौटाना है। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। इस दौर में जो लोग हंसी बिखेरते हैं चेहरों पर, लोगों को खुश करते हैं, उनको हंसाते हैं, वो सिर्फ आर्ट नहीं है, वो सवाब भी है। जब उमर शरीफ पाकिस्तान के वो वाहिद आर्टिस्ट हैं, जब उन्होंने थिएटर स्टार्ट किया तो जितने सिनेमा थे कराची में, उसमें ज्यादातर सिनेमा थिएटर में कन्वर्ट हुए। हमारे ड्रामों में वल्गैरिटी कभी भी नहीं होती। पहले इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाता था और फैमिली कंटेंट क्रिएट किया जाता था। कोई बेहतर आर्टिस्ट होता है, मतलब एक बड़ा नाम जिसे आप कहते हैं सुपरस्टार, वो उस वक्त काम चलते काम से एकदम अल्लाह ताला बुला लेते हैं तो थोड़ा हिलजुल तो होगी ना। ये देखें, लीडरशिप क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। वो ये सफाई वाला नहीं है, अरे डाकू है। क्या डाकू? किस मुसीबत में डाल दिया मुझे? तमीज से बात कर रहा है, मैं तेरा प्यो हूँ, प्यो। मान लो वो डाकू ही तुम्हारा बाप है। एक्सक्यूज मी, मेरा बाप नहीं है वो। तुम मेरा कैसे हो गया? तुम लोग डाकू हो या मिरासी? कसम खा के कहता हूँ कि मैंने एक डाका भी नहीं मारा और ना ये मेरा बाप है। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अल दाऊद की, जो कि दौरे पाकिस्तान पर हैं।
एक मंसूबा जो साइन हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, उसके तहत आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन जो हैं उनको सऊदी एयरपोर्ट्स पर कस्टम और इमिग्रेशन से इस्तिस्ना होगा और आज़मीन जो हैं वो मुख्तसर वक्त में सऊदी एयरपोर्ट से अपनी रिहाइश गाहों की जानिब रवाना हो सकेंगे। अच्छा, हम जानते हैं कि जो आज़मीन हज यहाँ पहुँचा करते थे सऊदी अरेबिया, उन्हें जब वो एयरपोर्ट्स पर पहुँचते थे अपनी फ़्लाइट के बाद तो बहुत लंबी कतारों में बहुत सख्त एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। उस प्रोसेस से अब पाकिस्तानियों को नहीं गुजरना पड़ेगा। नाज़रीन, ये जो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट है, इसके तहत आज़मीन हज की जो इमिग्रेशन है और कस्टम क्लियरेंस है उसका मरहला पाकिस्तान ही में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस साल 26,000 हुज्जाज कराम को ये सहूलत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैसर होगी और आइंदा साल से लाहौर और कराची के आज़मीन भी इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सऊदी नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात के दौरान जहाँ दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर उनसे बातचीत की है, वहीं सऊदीया में कैद जो पाकिस्तानी हैं उनकी रिहाई का मामला भी उठाया गया है, जिसमें मुस्बत पेशरफ्त के इशारे भी मिल रहे हैं। नाज़रीन, सऊदी नायब वज़ीर दाखिला के दौरे पाकिस्तान की मसरूफियात क्या रही हैं इस दौरे के दौरान उनकी, पहले इस पर आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा पाकिस्तान के लिए कितना अहम दौरा है, इससे पाकिस्तान को क्या हासिल होने जा रहा है, पाकिस्तानियों को क्या फ़वाइद मिलने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जब हम उन पाकिस्तानियों की बात करते हैं जो सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ केसेस के अंदर कैद हैं, मुख्तलिफ जेलों के अंदर मौजूद हैं। इस सब पे हम बात करेंगे। जी, हमारे साथ हुमायूं खान साहब मौजूद होंगे, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के हवाले से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक हुए। पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जबकि सऊदी अरब की जानिब से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मुआहिदा आज़मीन हज की इमिग्रेशन के अमल को आसान और हमवार करने में संगे मील साबित होगा। इस तकरीब से कबल वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और सऊदी नायब वज़ीर दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई, जिसमें रोड टू मक्का मंसूबे को पूरी तरह नाफिज करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों मुल्कों की वफूद ने इस मंसूबे का अगले मरहले में कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर भी आगाज करने पर इत्तेफाक किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा हुज्जाज इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। मुलाकात में पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले मुसलमानों के मसले को भी बाहमी मुशावरत और रजामंदी से हल करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और सऊदी नायब वज़ीर दाखिला के दरमियान सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई पर बातचीत हुई। सऊदी नायब वज़ीर ने बताया कि 108 पाकिस्तानी शहरियों को रिहा कर दिया गया है, जबकि कई कैदियों के केसेस की जांच पड़ताल की जा रही है। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला ने मामूली जराइम में मुलव्वस पाकिस्तानी कैदियों की जल्द रिहाई मुमकिन बनाने की यकीन दहानी भी करवाई। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला और वफ्द के एजाज में जोहराना दिया। वज़ीर दाखिला ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब की जेलों में कैद पाकिस्तानी कैदी को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। ये तमाम पाकिस्तानी जिनके खिलाफ कोई सीरियस नौयत के केसेस नहीं है, उनको जल्द जो है वो जेल से रिहा कर दिया जाएगा। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज ने तकरीब के दौरान पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात की तवील तारीख है। आज दोनों ममालिक के दरमियान बहुत से उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और कई मामला तय पाए हैं। ये जो पाकिस्तानियों की सिफत है मेहमान नवाजी, ये कोई आज की सिफत नहीं है, बल्कि इसका मैं मुशाहदा कई अरसे से कर रहा हूँ। ख़ास तौर पे मेरे स्टडी के दौरान भी मेरे कुछ दोस्त पाकिस्तानी थे, फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी से मैंने एज अ टीचर अपने कैरियर का आगाज़ किया तो बहुत सारे पाकिस्तानी टीचर्स मेरे साथ मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज को तहाइम भी दिए गए। बिल्कुल जी, उनके दौरे के दौरान उनकी मसरूफियात तो आपने जानी। अब कुछ इस दौरे के असरात जान लेते हैं जो पाकिस्तान पर भी और इस खत्ते पर भी मरतब हो सकते हैं, और यही असरात हमसे शेयर कर रहे होंगे, मामलात हमसे डिस्कस कर रहे होंगे हुमायूं खान साहब, जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब।
हुमायूं साहब की आवाज़ नहीं आ रही जी मुझ तक। हुमायूं साहब आप लेकिन मुझे सुन सकते हैं, जब तक आपकी ऑडियो मेरे तक आएगी तब तक मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जी हुमायूं साहब अब मैं सुन पा रही हूँ आपको। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा हुमायूं साहब, हम जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी मंजरनामे को जब हम देखते हैं तो बहुत सारी तब्दीलियाँ हमें रूनुमा होती हुई दिखाई देती हैं, ख़ास तौर पर जब हम मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं, और फिर उसमें भी अगर हम अरब ख़ित्ते की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान का एक बहुत देरीना, अगर उसे कहा जाए कि मसला जो मौजूद था वो हल हुआ, चाइना की मदद से हल हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कल पशीन में एक बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है ईरानी प्रेसिडेंट और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के दरमियान पशीन के अंदर। फिर हम ये भी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के नायब वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं। एक अहम जो मुफाहमती याददाश्त है रोड टू मक्का के नाम से जो प्रोजेक्ट है, इसकी मुफाहमती याददाश्त पर तो दस्तखत हुए हैं, लेकिन जब हम आलमी मंजरनामे की बात करते हैं और उन सारे मामलात की बात करते हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनके इस दौरे को आप उस आलमी तनाजुर में किस लिहाज से देख रहे हैं? पाकिस्तान का जो विजिट है हुमायूं साहब उनका। जी थैंक यू आसमा। मेरा ख्याल है ये बहुत अहमियत का हामिल ये दौरा इन सेंस है जिसका आपने इब्तिदाई के अंदर जिक्र किया। उसकी रीज़न ये है कि दुनिया इस वक्त मुख्तलिफ जो है वो ब्लॉक्स के अंदर बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है, और उसमें पाकिस्तान का जो रोल हमने देखा बहुत अरसे से वो रोल ऐसा था जो हम साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, GCC कंट्रीज उसके दरमियान हम एक तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें जो एक सबसे बड़ी रुकावट, अगर सबसे बड़ी ना भी कहा जाए तो एक बहुत बड़ी रुकावट ये थी कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो सऊदी अरेबिया के साथ थे वो चूंकि कन्वर्ज नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से हम एक ऑप्टिमम लेवल की जो अपनी पॉलिसी होती है वो डोमेस्टिक पॉलिसी कर लें, इकोनॉमिक पॉलिसी कर लें, सिक्योरिटी पॉलिसी कर लें या डिप्लोमेटिक पॉलिसी कर लें, तो उसका जो हमने देखा कि जब चाइना ने रप्रोचमा कराने की कोशिश की सऊदी अरेबिया और ईरान की तरफ और उसके डिविडेंड हमने देखने शुरू कर दिए, तो अब चूंकि हम सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बहुत ही ज्यादा देरीना ताल्लुकात हैं, वो मिलिट्री लेवल पे कर लें, पीपल टू पीपल लेवल पे कर लें, इकोनॉमिक लेवल पे कर लें, सऊदी अरेबिया ने हर लेवल पे पाकिस्तान की हेल्प की। तो अब ये दोनों पॉलिसीज इस वक्त मर्ज होती हुई हमें नजर आ रही हैं, और ये शायद हमारी हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि जिसमें जीरो सम गेम हमें नजर नहीं आ रही मिडल ईस्ट की पॉलिसी के अंदर। अब हमें विन विन सिचुएशन नजर आ रही है, थैंक्स टू चाइना, थैंक्स टू आवर एलाइज इन द नेबरहुड, जिसकी वजह से हमने ये किया। अब जो सऊदी डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर है डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज अल दाऊद, उनका पाकिस्तान में आना एक तो ये कंटिन्यूएशन है उस पॉलिसी का कि हम पिछले चंद महीनों से जो है, ये बल्कि 8-9 महीनों से IMF की पॉलिसीज उसके अंदर एक घिरे हुए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को करने, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को करने, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को करने, उनके विजिट UAE के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, फिर चाइना के अंदर, तो ये उसकी कल्मिनेशन नजर आ रही है कि एक डिविडेंड नजर आना शुरू हो गया है कि हमारी हज पॉलिसी होती है। इस वक्त अगर GCC कंट्री का सिर्फ जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो लोग किसी वक्त इस वक्त दुनिया के बाहर कहीं काम कर रहे हैं तो वो सऊदी अरेबिया के अंदर है। वो उसकी एस्टिमेट शायद मुख्तलिफ जो सर्वेज हैं या जो मुख्तलिफ वो हैं 2.4 मिलियन से लेके 2.4 या 2.2 मिलियन के करीब है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। फिर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया की और साउथ एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बढ़ती हुई यंग पॉपुलेशन है। हमारी पॉपुलेशन का 63% वो है जो 15 साल से लेकर 33 साल की उम्र में है, और जो एक ऐसी मुश्तमिल है ना हमारी आबादी। ठीक है, ये हमारी लेबर फोर्स है। तो आप GCC के अंदर इतना बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और अब चूंकि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हुए नजर आए हैं, तो अब हमें किसी की साइड नहीं करनी, हमने दोनों मुल्कों के दरमियान करना है। ईरान जो है गैस की एक बहुत बड़ी मार्केट है, IPI का कर लें, इंडिया पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को कर लें, टैपी को अगर आप इसके साथ एसोसिएट कर लें, कासा 1000 को कर लें, उसका इसके साथ शायद ताल्लुक नहीं है लेकिन वी कैन ऑलवेज, फिर उसके बाद गवादा और चाबहार को अगर हम आपस में कर लें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दिया था कि रीजनल इंटीग्रेशन, पॉपुलेशन को आपस में मिलाया जाए, उसमें अवाम की जो है इंटीग्रेशन की जाए, उसमें इलाकों की इंटीग्रेशन की जाए, उसमें बिजनेसेस की इंटीग्रेशन की जाए। तो मुझे ये लग रहा है, और मेरी शायद इट्स अ विशफुल थिंकिंग, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान
जो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर के इस विजिट को, और उसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट का जिसका आपने जिक्र किया है, इब्राहिम रईसी साहब के साथ जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की कल मुलाकात मुतवक्का है, अगर ये चीजें मिल जाती हैं तो एक बहुत बड़ा एक सिस्टम बनने को जा रहा है, जिसमें साउथ एशिया पहले जो था जो एक ऐसे सिचुएशन में था कि जिसमें जीरो सम गेम थी, अब हम आ रहे हैं विन विन सिचुएशन। ईरान के साथ भी हमने ताल्लुकात इस्तवार करने हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी करने, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हमने। ईरान की आपने बात की, तो अभी जैसे ये सऊदी नायब वज़ीर दाखिला के विज़िट के हवाले से जब मैं आपसे सवाल कर रही थी तो मैंने जिक्र किया जो एक अहम मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की कल ईरानी प्रेसिडेंट के साथ। हम जानते हैं कि बहुत सारी गलतफहमियाँ मजहबी बुनियादों पर, ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान रही हैं, ख़ासतौर पर 60 और 70 की दहाई में हमने ये बहुत ज़्यादा देखा है। आपको लगता है कि ये जो कल एक मीटिंग होने जा रही है ये उन गलतफहमियों को और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों ममालिक के एक दूसरे के हवाले से उनको दूर करने में अहम साबित होगी? हुमायूं साहब। बिल्कुल हो सकती है। देखें, पाकिस्तान जो है मसलक की बुनियाद पे हमने कभी भी जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी इनंसिएट नहीं की, बावजूद उसके कि दुनिया की जो मुख्तलिफ कुव्वतें हैं वो मसलक की बुनियाद पे हमें बांटने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान की अगर आप हम फॉरेन पॉलिसी को लें तो हमने सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ बाहमी यकजहती के तौर पे अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको देखते हुए की, लेकिन चूंकि दुनिया इस चीज के ऊपर बटी हुई थी और स्पेशली 9/11 के बाद जो है एक पॉलिटिकल इस्लाम को एक बहुत बड़ा एक इशू बना दिया गया, तो मुझे अब ये लग रहा है और आपके सवाल के जवाब के अंदर कि पाकिस्तान ने एक फैसला कर लिया है कि ईरान के साथ भी हमने उतने ही अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ी इस्लामी कुव्वत है, और सऊदी अरेबिया चूंकि हमारा एक बड़ा बरादरी मुस्लिम ममालिक और दोस्त है, और न सिर्फ मुस्लिम ममालिक दोस्त है बल्कि हरमैन शरीफैन की भी उसके पास कस्टोडियन है, तो इसलिए उसकी अहमियत तो हमारे लिए कभी कम नहीं होगी, क्योंकि मक्का और मदीना जो है आज इस्लाम की एक बहुत बड़ी कुव्वत साबित है। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त भी हमारे पास हुमायूं साहब कम रह गया है प्रोग्राम में, मुझे आगाज़ में ब्रेक लेना पड़ गया था, मिली सॉरी, लेकिन अच्छा ये हुआ कि आपसे चलें दोनों अहम मीटिंग्स के हवाले से बात हो गई। एक तो नायब वज़ीर दाखिला सऊदी अरेबिया के जो यहाँ मौजूद हैं उस हवाले से, और फिर कल जो अहम मीटिंग नाज़रीन होने जा रही है उस पर भी हुमायूं साहब अपना तबसरा हमसे शेयर फरमा रहे थे। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा, अपनी गुफ्तगू के दौरान हुमायूं साहब ने भी, और ये जो सारी खबर हम आपसे शेयर कर रहे थे उसमें मैंने भी चीन का बहुत बार जिक्र किया है, और ज़ाहिर है सभी जानते हैं कि चीन जो है वो एक उभरती हुई ताकत है, लेकिन नाज़रीन इस उभरती हुई ताकत चीन की जो माशी तरक्की है वो दुनिया की नज़रों में खटकने लगी है। मईशत में ये बड़ी कामयाबी अमेरिका समेत 7 बड़ी माशी ताकतों के लिए एक चैलेंज बन चुकी है, और इसी तनाजुर में G7 का 3 रोज़ा अहम सरबराही इजलास 19 मई को जापान के शहर हिरोशिमा में शुरू हो रहा है, जिसमें अमेरिका समेत कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और बरतानिया के सरबराहान शिरकत कर रहे होंगे। नाज़रीन, G7 ममालिक का GDP 40.27 ट्रिलियन है, जो दुनिया के मजमूई GDP का 40% है, लेकिन ये ममालिक चीन की माशी तरक्की की रोकथाम के लिए सर जोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। माशी इशारिये जो हैं वो ये बताते हैं कि आबादी के लिहाज में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है चीन, GDP के लिहाज से भी अमेरिका को मात देकर दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनने जा रहा है। माशी तरक्की पर अमेरिका की चीन के साथ सर जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन खुद G7 के रुकन ममालिक जो है उनकी बेशतर तिजारत का इन्हिसार भी इसी मुल्क पर है, चाइना पर है। ये बात इंतहाई अहम है कि अमेरिका से ताल्लुकात बरकरार रखते हुए रुकन ममालिक चीन के खिलाफ कितने बड़े फैसले कर सकते हैं। क्या हिरोशिमा कॉन्फ्रेंस अपने मकासद हासिल कर पाएगी? चंद दिनों के बाद दुनिया की नज़रें इस इजलास के एलामिया पर होंगी। इस हवाले से आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। ज़ाहिर है जब एलामिया सामने आएगा, जब ये इजलास होगा, तभी हम आपसे इससे आगाह करेंगे, लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं क्या कुछ मुमकिनात में है इस इजलास को लेकर, उस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर कुछ और चीज़ें हम जानेंगे फैज़ुर रहमान साहब से। सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका से कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन कर रहे होंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के तौर पर मुसलसल आगे बढ़ रहा है, लेकिन G7 ममालिक इस ताकत को अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। दुनिया की 7 ताकतें ऐसी ही एक कोशिश को कामयाब बनाने के लिए जापान के शहर हिरोशिमा में जमा होंगी, जहां 19 से 21 मई तक G7 का सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें अमेरिका के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और बरतानिया शिरकत करेगा। G7 के रुकन ममालिक ने इशारा दिया है कि चीन की बढ़ती मुआशी कामयाबियां उनकी 3 रोजा
50 सालाना सरबराही इजलास का एजेंडा होंगी, क्योंकि बीजिंग के हवाले से उन्हें दरपेश मुआशी चैलेंज से निपटने के लिए फैसला कुन इकदाम तक पहुंचना होगा। एशिया पैसिफिक और यूरोप इस तशवीश और गलत फहमी में मुब्तला है कि शायद उन्हें चीन की मुआशी जबर का सामना करना पड़े। इसलिए इम्कान है कि इस मसले पर G7 ममालिक मिलकर काम करने के तरीक़ाकार को अपनाएंगे। G7 ममालिक का GDP 40.27 ट्रिलियन है, जो दुनिया की मजबूरी GDP का 40% है। इसके बावजूद मुआशी तरक्की पर बड़ी ताकतों की चीन के साथ सर जंग कोई नई बात नहीं, लेकिन चाइना की तेज रफ्तार तरक्की इस बात की गमाजी है कि आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा ये मुल्क GDP के लिहाज से भी अमेरिका को मात देकर दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाएगा। यही हकीकत अमेरिका समेत G7 के 7 मेंबरान ममालिक के लिए चैलेंज बनी हुई है। आदार शुमार और हकाइक बताते हैं कि जापान और यूरोपीय मेंबरान की बेशतर तिजारत का इन्हिसार भी इसी मुल्क पर है, इसलिए इनके लिए बीजिंग की मुखालफत शायद आसान नहीं होगी। चांद कबल ही G7 के वज़राए खजाना के इजलास में चीन पर इक्तिसादी जबर का इल्जाम आयद किया था। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जमान ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए जवाब दिया, अगर किसी मुल्क को मुआशी जबर के लिए तनकीद बनाना चाहिए तो वो अमरीका है, जो बरामदी कंट्रोल का गलत इस्तेमाल करके गैर मुल्की कंपनियों के खिलाफ इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना इक़दाम कर रहा है। आइंदा 2 रोज में G7 के इजलास में होने वाले फैसले दुनिया की निगाहों का मरकज बनेंगे। हिरोशिमा में ये इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में जो 3 रोज़ा इजलास है, कहा यह जा रहा है कि बहुत ही अहम फैसले हो रहे होंगे। ये क्या अहम फैसले हो सकते हैं और इनका क्या असर पूरी दुनिया पर आने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर G7 ये ममालिक हैं। फैज़ुर रहमान साहब से ये जान लेते हैं जी, सीनियर सहाफ़ी अमेरिका से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। फैज़ साहब, चाइना की जब भी हम बात करते हैं, बहुत सारी और दीगर ख़बरों की तरह चाइना के हवाले से हम ये भी जानते हैं, चाइना भी कहता है और हमें ये बात अच्छी तरह से मालूम भी है कि वो ये चाहता है कि तमाम ममालिक दुनिया भर के आपस में मिल जाएं, जो जहाँ जिससे भी मिल सकता है ताल्लुकात बेहतर कर ले, और फिर तरक्की का ये जो अमल है पूरी इंसानियत के लिए ये मिलकर आगे बढ़ाया जाए। फिर आपको कहीं लगता है, थोड़े से अगर मैं खुश फहम हो के आपसे एक सवाल कर लूँ कि जो G7 का 3 रोज़ा इजलास है, इसमें कहीं ना कहीं ये डिस्कस किया जा रहा होगा कि चलें जी चाइना की बात मान लेते हैं, इख्तलाफात जो है वो ख़त्म कर लेते हैं, चाइना के साथ हाथ में ला लेते हैं, चले अमेरिका की ना सही बाकी मुल्कों के बारे में ये खुशफहमी रखी जा सकती है, कहीं ये तजवीज़ ज़ेरे गौर आएगी या नहीं? सबसे पहले आसमत, आपका इस बात के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस अहम मौजू को अपने शो पे जगह दी, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं हम उनसे बेसिकली एक क़त्ल नज़र करके बैठे हुए हैं और हमारा फोकस कुछ और जगह। तो ये बहुत अहम मामला है एंड आई थैंक यू फॉर रेजिंग दिस इशू ऑन योर शो। अच्छा देखिए, ये हमारी और आपकी खुशफहमी हो सकती है कि हम ये समझें कि जो हरीफ हैं, मेन हरीफ हैं इस वक्त दुनिया में, वो आपस में सिर्फ इस बात के लिए कि चूँकि इंसानियत का और दुनिया का ओवरऑल एट लार्ज भला हो, वो हाथ मिला के बैठ जाएंगे। एट द बॉटम ऑफ ऑल दिस अफेयर बेसिकली जो मेन इशू है वो है वर्ल्ड डोमिनेंस। और इनके जो एक्चुअली अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएं, जो ये जो G7 की कॉन्फ्रेंस हो रही है हिरोशिमा में समिट, तो वन ऑफ द मेन टॉपिक्स इज हाउ टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल, यानी जो इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें जाहिर है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको डोमिनेंस है हर चीज़ पर, उसको मेंटेन कैसे किया जाए। अब जापान चूँकि एक बहुत बड़ी इकॉनमी थी, एक वक्त में सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी थी, लेकिन अभी भी एक G7 का हिस्सा है, कमज़ोर हो चुका है काफ़ी, लेकिन वो भी उसके साथ है, उसके भी जो मफादात हैं वो वेस्ट से ज़्यादा अलाइंड हैं। तो इनका पूरा जो एक मकसद है ओवरऑल, जो मेन ओवर आर्चिंग, वो ये कि इंटरनेशनल ऑर्डर को बरकरार कैसा रखा जाए, और उसमें जाहिर है कि वो चाइना को एक आउटकास्ट यानी एक बाहर का खिलाड़ी समझते हैं और उसको वो अंदर आने देना नहीं चाहते, और उसकी कई वजूहात हैं। जो सबसे बड़ी वजह है जो इस वक्त अमेरिका और यूरोप को, अमेरिका का मामला डॉलर, अगर आप तक आवाज़ आ रही है मेरी, तो इस बाहर के खिलाड़ी को बाहर ही रखा जाए, अंदर ना आने दिया जाए, किसी ऐसी गेम का हिस्सा ना बनने दिया जाए कि विन करे और फिर राज करने लग जाए दुनिया पर। क्या ऑप्शंस हैं G7 ममालिक के पास इसको इस गेम से बाहर रखने के लिए, पावर के इस गेम से बाहर रखने के लिए, जो अभी तक तो नहीं रख पा रहे हैं?
جی دیکھیے اس میں ایک آپ کو جو ابھی آپ کی رپورٹ میں ایک اصطلاح یوز کی گئی معاشی جبر، یا جس کو انگلش میں انہوں نے اکنامک پروویژن کہا ہے. اچھا اس میں میں اس کو معاشی جبر نہیں کہتا بلکہ معاشی بلیک میلنگ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ ہیں کہ چائنا معاشی بلیک میلنگ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ اوور آل اگر اس وقت جو آرڈر ہے دنیا کا ورلڈ آرڈر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نے جتنے ملکوں پر سینکشنز لگائی ہیں اور وہ زیادہ تر معاشی سینکشنز ہی ہیں. ایون جو اگر آپ ہتھیاروں کی خرید و فروخت کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی تعلق اکنامک ایکٹیویٹی سے ہوتا ہے. تو امریکہ نے اور جو ویسٹرن کنٹریز نے جو مختلف ممالک پر سینکشنز لگا رکھی ہیں جس میں ایران سے لے کے ایک زمانے میں پاکستان بھی آپ کو معلوم ہے ہمارے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی تھی کہ دا موسٹ سینکشن الائی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو ہم بھی الائی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پر سینکشنز بھی تھیں. تو سینکشنز کا اور جو معاشی جبر کا جو معاملہ ہے وہ یہاں سے زیادہ ہے. اور اس میں جو مین ایشو ون آف دی اگین ایجنڈا آئٹمز یہ بھی ہے کہ یوکرین میں کس طرح سے ایک یونیفائڈ فرنٹ ایک پیش کیا جائے. اور چائنا ظاہر ہے کہ چائنا ہوا ایون اور جو دوسرے بڑے ممالک ہیں خود ہمارے خطے کے جو بڑے ممالک ہیں وہ ابھی پوری طرح سے اس جو ایک الائنس بننے کی کوشش کی جا رہی ہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں. چائنا کا جو اصل جو تھریٹ ہے ویسٹ کو خصوصاً امریکہ کو وہ چائنیز اکنامک پاور اور کرنسی ہے. اگر چائنیز کرنسی کے مقابلے میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افریقہ اور دوسرے ممالک میں اب یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ وہ تجارت چائنیز کرنسی میں کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے اور یہ اگر بہت زیادہ معاملہ بڑھتا ہے تو ڈالر کی جو اسٹیٹس ہے ایز دی اونلی انٹرنیشنل کرنسی وہ کمزور ہوگا اور اس کے کمزور ہونے سے امریکہ کی جو معیشت ہے وہ بے پناہ متاثر ہو سکتی ہے. یعنی وہ یہ سمجھیں کہ وہ تباہی کی حد تک بھی جا سکتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل کرنسی ہونے کی وجہ سے ڈالر جتنا بھی یہاں پرنٹ کیا جائے اپنے چیزوں کو فائنینس کرنے کے لیے امریکہ کر سکتا ہے اور اپنی اکانومی کو مینٹین کرتا ہے. تو یہ جو سب سے بڑا تھریٹ ہے. اور ظاہر ہے پھر اس کے علاوہ جب اکنامک آپ کے پاس پاور آتی ہے تو اب اگر چائنا ایک بہت بڑی اکنامک پاور ابھی بھی ہے اور اگر اس کو سرپاس کرتا ہے تو پھر اس کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے جو کہ ابھی بھی بڑھ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ بائیڈن نے باقاعدہ افریقہ کانفرنس کی اور اس میں وہاں انہوں نے اس کو موضوع بنایا اس کو ٹارگٹ بنایا کہ چائنا کو افریقہ میں بڑھنے نہ دیا جائے کیونکہ ہم وہاں پر تھوڑا پیچھے ہٹے اور چائنا نے اپنے وہاں قدم جمائے ہیں. تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جو کہ بیسکلی امریکہ کی جانب سے مختلف شخصیات کی جانب سے یہاں کے وزٹس ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں بہت زیادہ پیکیجز بھی اناؤنس کیے گئے ہیں. لیکن چلیں اسی سارے اس میں آپسی جو ان کی ایک رنجش ہے یا جو بھی اس کو کہہ لیجئے اس میں افریقہ کا کہیں نہ کہیں ہمیں بھلا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سر لیکن ذرا یہ فرما دیجیے گا فیض صاحب. جی سر پلیز. ایک پوائنٹ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جی اس میں دیکھیے ایک اہم پوائنٹ بھی ہے اس ایجنڈا میں وہ ہے نان پرولیفریشن. تو اس کا معاملہ ہمارے ریجن سے بھی ہو سکتا ہے. یہی چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جاپان واحد ملک ہے جو ایٹمی ہتھیار کا شکار بن چکا ہے. تو وہاں پر ایک ایجنڈا آئٹم یہ ہے کہ دنیا کو کس طرح سے نیوکلیئر آرمز سے نیوکلیئر ویپن سے پاک کیا جائے. تو یہ وہ ایک ایجنڈا آئٹم ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی اور اس کو واچ کیا جائے کہ وہاں پر اس معاملے پر کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اچھا لیکن فیض صاحب اس پہ تو اس سے پہلے بھی بڑے بڑے فیصلے بھی ہوئے بڑے دعوے بھی ہوئے لیکن جو بڑے ممالک ہیں جن کو اس کی شروعات کرنی چاہیے ہے وہ صرف ایک اعلامیہ جاری کرنے تک رہتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہوا تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا. لاسٹ ایئر بھی مجھے یاد نہیں پڑتا آپ سے بات ہوئی تھی یا کسی اور شخصیت سے لیکن یہ خبر ہم نے ضرور لی تھی کہ جی طے یہ پایا ہے کہ اب یہ جو ہتھیار ہیں ان کو تلف کرنے کا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہونا چاہیے ہے اور انسانی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا جائے انسانیت پر یہ پیسے خرچ ہوں. لیکن یہ ہوا تو نہیں. تو ابھی بھی ہم یہ دیکھیں گے صرف دعوے ہوں گے وعدے ہوں گے کچھ آپس میں چیزیں طے ہوں گی اصل میں کچھ نہیں ہوگا. ہتھیاروں کی دوڑ کی میں بات کر رہی ہوں سر. جی آسما ایک اچھا سوال ہے آپ کا یہ اور اس کی وجہ یہ جو بات ہوئی تھی غالباً میں نے آپ سے یہ بات کی تھی مجھے اگر یاد پڑتا ہے. دیکھیے یوکرین سے پہلے معاملہ بالکل ڈفرینٹ تھا اور خود رشیا اور امریکہ اور کچھ ویسٹرن پاورز اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ہم اپنا کچھ کم از کم منیمائز کر سکتے ہیں اپنا جو ہمارا آرسنل ہے نیوکلیئر ویپنس کا اور اس کو منیمائز کر کے کم از کم ہم دوسری جو نیوکلیئر پاورز ہیں ان پر پریشر ڈال سکتے ہیں کہ وہ اپنی کم کر دیں یا مکمل طور پر تلف کر دیں. لیکن یوکرین کا جو معاملہ ہوا ہے
اس کے بعد سے دنیا میں ایک نئی لہر دوڑی ہے انسیکیورٹی کی. آپ کو معلوم ہے یوکرین کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یوکرین نے باقاعدہ 1994 میں ایک معاہدے کے تحت اپنے تمام جو ہتھیار ہیں نیوکلیر ہتھیار وہ تلف کر دیے تھے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ آج اس کا کیا حشر ہو رہا ہے. تو یہ ایک نئی جو ایک اویکننگ ہے ٹورڈز دی نیوکلیر ویپنز اور نیوکلیر پروگرامز, تو اس کو دوبارہ یہاں پر G7 میں اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک یہ سمجھ لیجیے کہ جو مومنٹم کم ہوا اس وار سے اس کو دوبارہ فوکس میں لایا جائے. اور کس طرح سے وہ ممالک دیکھیں, میں اگین کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ظاہر ہے ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک ایٹامک پاور ہے, تو جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ جو 7-8 ممالک ہیں تو اس میں سے پاکستان کا ذکر ضرور وہاں ہوگا, اور وہاں یہ چیزیں زیر بحث آئیں گی. اور اسی طرف میں اشارہ کر رہا تھا اس سے پہلے کہ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو مبصرین ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, یا جو ایک واچ کر رہے ہیں پوری معاملات کو اراؤنڈ دا ورلڈ, ان کو اس معاملے پر تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آپ کی بات یہ درست ہے کہ ٹھیک ہے اس میں مومنٹم وہ نہیں رہا جو پہلے تھا, لیکن یہ نیوکلیئر یہ جو یوکرین کے بعد معاملات جو ہیں کچھ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور مزید آپ اس میں تھوڑی سی یعنی ایک ایڈوانسمنٹ یا یہ کہنا چاہیے کہ پروگرس دیکھیں گی. پیش رفت کچھ نہ کچھ ہوتی ہوئی ہم دیکھیں گے. اگر کچھ ایسا ہوتا ہے فیض الرحمان صاحب ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے اسی اہم اجلاس کے حوالے سے. بہت شکریہ, آج آپ مجھے جوائن کر رہے تھے, امریکہ سے براہ راست وقت نکال رہے تھے, اپنا تجزیہ ہم سے شیئر کر رہے تھے. فیض الرحمان صاحب کی گفتگو جی آپ نے سنی. گفتگو میں ہم ذکر کر رہے تھے ابھرتی ہوئی معاشی طاقت چین کو لے کر جو بھی یہ G7 ممالک طے کر رہے ہوں گے, لیکن ان G7 ممالک میں سب سے بڑا ملک امریکہ وہ خود اس وقت ہمیں ٹربل کا شکار دکھائی دیتا ہے. ٹربل کا شکار اس لیے ہے جی سپر پاور امریکہ, کیونکہ اس کے قرضے 31.4 ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں. ریپبلکنز کی اکثریت کے حامل ایوانی نمائندگان اور صدر بائیڈن کے درمیان جاری محاذہ رائی کے نتیجے میں ملک کے ڈیفالٹ کرنے اور مالی بحران کا شکار ہونے کے خدشات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ناظرین, امریکہ کے ڈیفالٹ کرنے کی خبریں اس لیے بھی ہمیں گرم دکھائی دیتی ہیں کیونکہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے درمیان قرض کی حد مقرر کرنے پر ابھی تک اختلافات پائے جا رہے ہیں. ڈیموکریٹس قرض کی مقررہ حد بڑھانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں, لیکن ان کے سیاسی حریف ریپبلکنز کا اصرار یہ ہے کہ قرض کی حد جو ہے اس کو بڑھانے کی بجائے اخراجات میں کمی کی جانی چاہیے. وجہ یہی ہے کہ صدر جو بائیڈن اور کانگریس کے جو دونوں جماعتوں کے اراکین ہیں ان کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ کوئی بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو پا رہے ہیں. ملک کے جو داخلی مسائل ہیں ان سے نبرد آزما صدر جو بائیڈن نے آسٹریلیا میں 24 مئی کو اسکیجولڈ ایک کواد اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے. آسٹریلوی وزیر اعظم نے امریکی صدر کی عدم شرکت پر اس اجلاس کو ہی منسوخ کر دیا ہے جو کہ پہلے سے توقع کی جا رہی تھی. اب جاپان میں کواد رہنماؤں کے مابین ملاقات ہوگی اور اس میں ہی کچھ بات چیت جو ہے وہ متوقع ہے. چانسز ہیں کہ وہاں پر شاید کوئی پیش رفت ایسی ہو جائے جس بارے میں کچھ ہم کہہ سکیں کہ یہاں کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہوں گے. لیکن امریکہ کے ڈیفالٹ کرنے کی خبریں گردش میں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جیسے ہم پاکستان کے ڈیفالٹ کر جانے کی بہت زیادہ خبریں دیکھ رہے تھے, ہم شری لنکا کی جب ہم بات کر رہے تھے, کچھ اور ممالک کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے جی یہ پاسبل ہے, یہ ایسا ہو سکتا ہے غریب ممالک کے ساتھ, لیکن امریکہ جیسے ملک کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ڈیموکریٹس کے پاس اس بحران کو ٹالنے کے لیے کیا کوئی متبادل پلان ہے؟ یہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں دیکھیں. امریکی قرضوں کی حد 31.4 ٹریلین ڈالر تک بڑھانے کے معاملے پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے. صدر جو بائیڈن اور دونوں جماعتوں کے کانگریس کے اعلیٰ رہنماؤں نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تاکہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکے. خبر ایجنسی کے مطابق ریپبلکن ٹیکس بڑھانے پر رضامند نہیں, جبکہ امریکی قرض کی حد سے متعلق مذاکرات 1 گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد ختم ہو گئے. اسپیکر کیون مکارتھی نے کہا مذاکرات کا نیا راؤنڈ جلد شروع ہوگا, ہفتے کے آخر تک ڈیل حاصل کرنا ممکن ہے. دوسری جانب بائیڈن 1 جون تک قرض کی حد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. رپورٹس کے مطابق مذاکرات ناکام ہو جانے کے باعث امریکہ کے ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ گیا ہے. ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر صدر جو بائیڈن نے ایشیا کا دورہ مختصر کرنے کے ساتھ ہی جاپان کے دورے کے دوران آسٹریلیا کو شیڈول سے نکال دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یقین ہے کہ مذاکرات کا ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے پیش رفت جاری رکھیں گے. Just since I took office, she led the fight to help us pass the American Rescue Plan, the Bipartisan Infrastructure Law, Chips and Science Act, the Inflation Reduction Act. She defended democracy, and she defended democracy in wake of January the 6th.
रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिकी कर्ज की हद पहली बार 1917 में मुतारिफ कराई गई थी, जिसका मकसद पहली जंग अजीम के दौरान हुकूमत को रकम इकट्ठा करने के लिए गुंजाइश फराहम करना था। उसूली या नजरियाती तौर पर यह कांग्रेस के लिए अखराजात को कंट्रोल करने का एक तरीका फराहम करता है, लेकिन कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद के मुतालिक रस्साकशी वक्त के साथ नुकसानदेह होती गई, क्योंकि इसकी वजह से सियासी तकसीम और अमरीकी कर्ज दोनों में इजाफा हुआ। इस मसले पर 2011 में पैदा होने वाला तनाजा इस वक्त हल हुआ जब उस वक्त के सदर बाराक ओबामा ने 900 अरब डॉलर से ज्यादा के अखराजात में कमी करने पर इत्तेफाक किया, जिसकी वजह से कर्ज की हद में इतनी ही रकम की कमी वाक़ई हुई। बाज़ रिपब्लिकन इस बार फिर अखराजात में कटौतियों पर जोर दे रहे हैं, जिसे डेमोक्रेट्स ने मुस्तरद कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक डिफॉल्ट मुल्क के एतबार को बर्बाद कर सकता है, आलमी मालियाती मंडियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। हुकाम का अंदाजा है कि अगर डिफॉल्ट की वजह से मईशत जवाल का शिकार हो गई तो 80 लाख से ज्यादा लोग अपनी मुलाजमतों से हाथ धो सकते हैं। अगर काम करने वालों को हुकूमत से तनख्वाहें नहीं मिल सकी तो अहम विफाकी खिदमात बशमूल सरहदी और फिजाई ट्रैफिक कंट्रोल में खलल पड़ सकता है। मईशत बहरान का शिकार हो सकती है। दूसरे जानिब सदर जो बाइडन की जानिब से 24 मई को क्वाड सरबराही इजलास में शिरकत से माजरत कर ली है। उनकी अदम शिरकत के बायस ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज ने क्वाड इजलास को मंसूख कर दिया है। कारपोरेट रहनुमाओं और कम अज कम एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने खबरदार किया कि सदर बाइडन और रिपब्लिकन रहनुमाओं में अगर ये महाज आराई की कैफियत ज्यादा अरसे तक बरकरार रही तो पहले से बहरान से दो चार आलमी मईशत मजीद संगीन सूरत हाल से दो चार हो जाएगी। और सूरत हाल एक और जगह संगीन होती दिखाई देती है, वो जगह है यूक्रेन। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे के लिए अब हम देख रहे हैं कि 6 अफ्रीकी ममालिक के सरबराहान मैदान में आ गए हैं। ये ममालिक अमन मिशन के तहत एक वक्त तश्कील देंगे जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से अलग अलग मुलाकातें करेगा। दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने मुस्बत तर्ज़ अमल अपनाया है और वक्त के साथ अलग अलग मुलाकातों पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। नाज़रीन, इन अफ्रीकी ममालिक में जनूबी अफ्रीका है, ज़िम्बिया है, सेनेगाल है, कांगो है, युगांडा है और मिस्र हैं, जो एक वक्त जो है वो तश्कील देंगे और फिर वो मुज़ाकरात करेंगे इन दोनों सदूर के साथ ताकि मामला जो है उसको हल किया जा सके। अब आप देखें कि कितनी अच्छी एक कोशिश जो है ये इन ममालिक की जानिब से की जा रही है। आलमी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जनूबी अफ्रीका के जो सदर हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने इस सारे मामले पर यह उम्मीद जाहिर की है कि रूसी और यूक्रेनी सदूर से बातचीत के बहुत ज़्यादा मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और अफ्रीकी यूनियन ने भी इस पेशरफ्त को बहुत ज़्यादा खुशाइंद करार दिया है। नाज़रीन, जब हम जनूबी अफ्रीका की बात करते हैं तो उनके सदर की ज़ेर क़यादत अमन की जो कोशिशें हैं वो किस हद तक कामयाब हो रही होंगी। उन्होंने इससे पहले कभी क्या ऐसी कोई कामयाबियाँ समेटी हैं? और रिपोर्ट पे जाएंगे हम जी, प्रोड्यूसर साहब हमारे फरमा रहे हैं कुछ रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जी। कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद छह अफ्रीकी ममालिक ने रूस और यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे के लिए कोशिशें तेज कर दी। ज़िम्बिया, सेनेगाल, कांगो, युगांडा और मिस्र के रहनुमा जनूबी अफ्रीका के साथ मिलकर अमन मिशन का वफ्द तश्कील देंगे जो जंग के खात्मे के मुमकिन मंसूबे पर तबादला ख्याल करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वफ्द के साथ अलग अलग मुलाकातों पर आमादगी जाहिर कर दी है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा का कहना है कि रूस और यूक्रेन के सदूर ने मुस्बत तर्ज अमल अपनाते हुए टेलीफोनिक राब्ते में उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि वो 6 अफ्रीकी ममालिक के हुक्मरानों के साथ अलहदा मुलाकातें करने के लिए तैयार हैं। अफ्रीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि मुतअद्दिद उमूर पर बातचीत के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब यूक्रेन ने चीन के भेजे गए खुसूसी सफीर के दौरे से चंद घंटे कबल रातों रात रूसी हमले को नाकाम बनाते हुए ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराने का दावा किया। अमन मुज़ाकरात को फिरोग देने के लिए चीन के खुसूसी सफीर के 2 रोज़ा दौरे पर यूक्रेन आमद भी मुतवक्की है, जिसमें वो वज़ीर ख़ारिजा समेत दीगर आला ओहदेदारान से मुलाकातें करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की हालिया दिनों में यूरोप के दौरे पर थे, जिस दौरान जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड की हुकूमत ने कीव के लिए भारी जंगी इमदाद का ऐलान किया था, जिसके बाद तवक्को की जा रही थी कि फरीकैन के माबैन जंग में शिद्दत आ सकती है। ताहम जनूबी अफ्रीका के सदर ने अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाया,
जिसकी ब्रीफिंग अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस और अफ्रीकी यूनियन को भी दी गई, जिन्होंने इन इक़दामात को खुश आइन करार दिया है। अमन मिशन में शामिल 6 में से 4 ममालिक जनूबी अफ्रीका, कांगो, सेनेगाल और युगांडा ने गुज़िश्ता साल रूसी हमले की मजम्मत पर अक़वाम मुत्तहिदा में वोट डालने से गुरेज किया था, लेकिन ज़ाम्बिया और मिस्र ने हमले की मुखालफत में वोट दिए थे। ताहम जनूबी अफ्रीका के सदर पुरुमीद हैं कि अमन वफ्द के दोनों रहनुमाओं से बातचीत का बुनियादी मकसद तबाकुन तनाज़े का पुरअमन और मुस्तकिल हल तलाश करना होगा।